नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं गजा के सीज़ फायर के बारे में। गजा में इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार ये दोनों पक्षों के बीच हिंसा को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया है। यह युद्ध विराम जिसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों द्वारा कराया गया है, आमतौर पर सैन्य कार्रवाइयों को अस्थायी रूप से रोकने, मानवीय सहायता पहुंचाने और शांति वार्ता की वापसी की अनुमति देने के लिए होता है। इसमें बंदी मुक्त करने और गाजा की सीमाओं पर पाबंदियों में ढील देने जैसा प्रावधान मौजूद है। हालांकि समझौते के अनुसार यह विवरण बदल सकते हैं। यह युद्ध विराम सामान्यतः नाजुक होता है और यदि कोई पक्ष इसका उल्लंघन करता है तो संघर्ष फिर से शुरू होने का खतरा रहता है। गाजा में युद्ध विराम पर सहमति बनी जिसमें कैदी विनिमय और सहायता की बढ़ोतरी शामिल है। 460 दिनों से अधिक की संघर्ष के बाद ये युद्ध विराम हुआ है। इस युद्ध विराम के बारे में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने बुधवार को कहा कि युद्ध विराम समझौता रविवार से लागू होगा, लेकिन यह भी जोड़ा कि इजराइल और हमास के साथ लागू करने के कदमों पर काम जारी है। इजराइल का कहना है कि कुछ अंतिम विवरण अभी बाकी है और गुरुवार को इजराइल की सरकार का वोट होने का संभावना है। इस समझौते में एक अस्थायी युद्ध विराम शामिल है जो फिलहाल गाजा पर हो रहे विनाश को समाप्त करेगा। साथ ही गाजा में बंदी बनाए गए लोगों और इजराइल द्वारा हिरासत में रखे गए कई कैदियों को रिहा भी किया जाएगा। यह समझौता अंततः विस्थापित फिलिस्तीनियों को उनके घरों में लौटने की अनुमति भी देगा। हालांकि इजराइल के जानकार और कह रहे हैं कि विनाश अभियान के बाद कई घर अब बाकी नहीं रहे। प्रारंभिक चरण 6 हफ्ते तक चलेगा और इसमें एक सीमित कैदी विनिमय, गाजा में इजरायली सैनिकों की आंशिक वापसी और क्षेत्र में सहायता की बढ़ोतरी शामिल होगी। इस समझौते के तहत 33 इजरायली बंदी जिनमें महिलाएं, बच्चे और 50 वर्ष के ऊपर के नागरिक शामिल हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा दक्षिणी इजराइल पर हमले के दौरान पकड़ा गया था, रिहा किए जाएंगे। इसके बाद इजराइल इस चरण में अधिक संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें जीवन भर की सजा काट रहे कैदी भी शामिल है। जिन फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाएगा उनमें लगभग 1000 लोग शामिल होंगे, जिन्हें 7 अक्टूबर के बाद हिरासत में लिया गया था। बंदी विनिमय के साथ साथ इजराइल गाजा के जनसंख्या केंद्रों से अपनी सेनाओं को हटा लेगा और यह सैनिक गाजा की इजराइल सीमा के अंदर 700 मीटर से अधिक दूर नहीं होंगे। हालांकि इसमें नेटजारिम कॉरिडोर को बाहर रखा जा सकता है, जो सैन्यकृत क्षेत्र है जो गाजा पट्टी को विभाजित करता है और वहां की आवाजाही पर नियंत्रण रखता है। नेटजारिम से सैनिकों की वापसी के बजाय चरणों में की जाने की उम्मीद है। इजराइल नागरिकों को गाजा के घेराबंदी वाले उत्तर क्षेत्र में अपने घरों में लौटने की अनुमति देगा, जहां सहायता एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अकाल फैल सकता है अगर गाजा में सहायता की भारी आपूर्ति प्रति दिन 600 ट्रक तक को अनुमति देगा। इजराइल घायल फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी से उपचार के लिए बाहर जाने की अनुमति भी देगा और समझौते के पहले चरण के लागू होने के 7 दिन बाद रफा क्रॉसिंग को मिस्र के साथ खोल देगा। इजरायली बल फिलाडेल्फी कॉरिडोर में अपनी उपस्थिति को घटा देंगे, जो मिस्र और गाजा के बीच सीमा क्षेत्र है, और फिर समझौते को प्रभावित होने के 50वें दिन से पहले पूरी तरह से वहां से हटा जाएंगे। पहले चरण के बाद क्या होगा? दूसरे और तीसरे चरण के विवरण, जिन्हें मूल रूप से सहमति के रूप में समझा गया है, पहले चरण के दौरान बातचीत करके तय किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि युद्ध विराम तब भी जारी रहेगा भले ही दूसरे और तीसरे चरण पर बातचीत पहले चरण की 6 हफ्तों की सीमा से आगे बढ़ जाए। दूसरे चरण के लिए क्या योजना है? अगर यह तय किया जाता है कि दूसरे चरण के लिए शर्तें
पूरी हो चुकी है तो हमास भी सभी शेष जीवित बंदियों को, जिनमें ज़्यादातर पुरुष सैनिक होंगे, रिहा करेगा और इसके बाद बदले इजराइल अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त करेगा जो इजरायली जेलों में हैं। इसके अलावा मौजूदा दस्तावेज के अनुसार इजराइल गाजा से अपनी पूर्ण वापसी की शुरुआत करेगा। हालांकि ये शर्तें, जिन्हें इजरायली कैबिनेट द्वारा अभी तक वोट नहीं किया गया है, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कैबिनेट के कई दक्षिणपंथी सदस्यों की सार्वजनिक स्थिति से मेल नहीं खाती, जिन पर नेतन्याहू समर्थन के लिए निर्भर है, और नेतन्याहू की अपनी पिछली स्थिति से भी यह मेल नहीं खाती, जिसमें उन्होंने गाजा में हमास की मौजूदगी का उपयोग संघर्ष को लंबा करने के लिए किया है। तीसरे चरण की योजना। तीसरे चरण की विवरण अभी तक स्पष्ट नहीं है। यदि दूसरे चरण की शर्तों पूरी हो जाती है तो तीसरे चरण में शेष बंदियों की लाशें सौंप दी जाएंगी। इसके बदले एक 3 से 5 साल की पुनर्निर्माण योजना लागू की जाएगी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में किया जाएगा। गाजा में युद्ध विराम के बाद प्रशासन को लेकर फिलहाल कोई समझौता नहीं हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस क्षेत्र का प्रशासन संभालने के लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण के एक सुधारित संस्करण का समर्थन किया है। यूएस के सचिव एंटनी ब्लिंकेन ने मंगलवार को कहा कि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और शासन व्यवस्था में फिलिस्तीनी प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को आमंत्रित करेगा ताकि एक अंतरिम प्रशासन स्थापित किया जा सके जो महत्वपूर्ण सेवाओं का संचालन करे और क्षेत्र की निगरानी करे। अन्य साझेदार, विशेष रूप से अरब देश, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बलों की आपूर्ति करेंगे। उन्होंने अटलांटिक काउंसिल में एक भाषण के दौरान कहा, जो एक वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक है। ऐसे किसी योजना को सफल बनाने के लिए अरब देशों का समर्थन आवश्यक होगा, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है, जिन्होंने कहा है कि वे तब ही इस योजना का समर्थन करेंगे जब फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक मार्ग का प्रस्ताव किया जाएगा। यह इजरायली कानून निर्माताओं के लिए एक और विवाद का बिंदु बनता है। हालांकि इजराइल ने 1990 के दशक के ओस्लो समझौतों में 2 राज्य समाधान पर सहमति दी थी। इजराइल ने गाजा में शासन के लिए कोई वैकल्पिक रूप का सुझाव नहीं दिया है। तो दोस्तों, आप लोग को अगर ये वीडियो और ये कहानी और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और गाजा की और भी कहानियाँ जानना चाहते हैं, गाजा की और भी जानकारी जानना चाहते हैं, गाजा के सीज फायर के बारे में और भी जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला वीडियो आए तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए।